नमस्ते बच्चों, मैं प्रतिभा समिति कक्षा 8 के आप सभी छात्र छात्राओं के समक्ष हिंदी बसंत भाग 3 की किताब लेकर पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले कक्षा में आप लोग पाठ 1 पढ़ चुके हैं, ध्वनि शीर्षक कविता। आइए आज हम पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 में लाख की चूड़ियाँ शीर्षक कहानी है, जिसके लेखक कामता नाथ जी हैं। वस्तुतः लाख की चूड़ियाँ कोई कहानी नहीं है, लेकिन यह विषय सूची में दिया हुआ है। यह है क्या? कहानी नहीं तो आखिर है क्या? विषय सूची में क्यों दिया हुआ? लाख की चूड़ियाँ जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे यह संस्मरण है। संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसके अंतर्गत उस लेख में, उस कहानी में लेखक स्वयं भी उपस्थित होते हैं। इसके बारे में, संस्मरण के बारे में व्याकरण की कक्षा में हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इतना ही। तो इस कहानी में हमने पाया कि लेखक खुद भी मौजूद हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र बदलू है, जो पेशे से मनिहार है। मनिहार क्या होता है? तो मनिहार चूड़ी बेचने या बनाने वाले व्यवसायी को कहते हैं। जिस तरह से सोना का व्यवसाय करने वाला, सोना से आभूषण बनाने वाला सुनार कहलाता है, लोहा से औजार बनाने वाला लोहार कहलाता है, मिट्टी का मूर्ति या बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है, ठीक उसी तरह से चूड़ी बनाने या बेचने वाले को मनिहार बोलते हैं। शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या है? लाख वह खनिज संपदा है जो जमीन के अंदर उपलब्ध है। यह प्रकृति प्रदत्त है। यह खनिज संपदा जिस तरह से अन्य धातु, लोहा, टीना, सोना, चांदी इत्यादि खनिज संपदा धरती के, पृथ्वी की सतह के निचले भाग में उपस्थित है। जिस तरह से ईंधन रूपी कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि जमीन में पृथ्वी के नीचे उपस्थित है, विद्यमान है, ठीक ऐसे ही लाख भी कोयले के समान पृथ्वी के अंदर विद्यमान है। लाख यह किस तरह की खनिज संपदा है? लाख वह खनिज संपदा है जिसे गर्म स्थान पर, आग ही नहीं, जिसे सूरज की रोशनी में भी अगर लंबे समय तक इसे तेज तापमान में छोड़ दिया जाए तो यह अपना आकार परिवर्तित करने लगता है, यह पिघलने लगता है। और जब यह पिघल के मुलायम हो जाता है तो इसे हम मनमाना आकार दे सकते हैं। जैसे इससे मूर्तियाँ, खिलौने और चूड़ी इत्यादि अनेक सामग्री तैयार किए जा सकते हैं। तो बदलू इसी लाख से चूड़ियाँ बनाने का कारोबार करता है। लाख की चूड़ी भारतीय सभ्यता में बहुत ही शुद्ध माना गया है। शादी विवाह या किसी भी त्योहार में लाख पहनना अच्छा माना गया है, सगुन माना गया है। तो आइए हम इस कहानी को और अधिक विस्तार से पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक और बात जानेंगे कि लेखक इस तरह की जो रचना रचे हैं, इससे हमें कहना क्या चाहते हैं। वस्तुतः इसमें जो बदलू की मना स्थिति है, ठीक इसी तरह से यह मशीनीकरण के कारण, आधुनिकीकरण के कारण बदलू के तरह न जाने कितने गांव के कितने ही व्यक्ति का व्यवसाय ठप पड़ गया है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब तो मृतप्राय होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण से बड़े ही आसानी में, कम समय में हम सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो जो कलाकार हैं, जो हुनरमंद इंसान हैं, उनके हुनर, उनमें जो हुनर है, जो प्रतिभाएं हैं, वह दबती जा रही है। कारण मशीनीकरण के दौर में वह पिछड़ते जा रहे हैं, जिससे उनकी मन स्थिति पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे इस बदलू
कहानी के मुख्य पात्र बदलू के जरिए लेखक हम तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रथम पृष्ठ पर जैसा कि लिखा हुआ है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक को गांव का सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू को लेखक क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बदलू लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चे को जो उपहार दे, जो उसके पसंद की सामग्री दे, वस्तुतः बच्चा उसे अधिक पसंद करते हैं, बच्चे उसे अधिक पसंद करते हैं। तो यही कारण है लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बदलू के द्वारा प्राप्त होता था उनके नानी के गांव में, जिससे बदलू को अधिक पसंद करते थे लेखक। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के अन्य सभी बच्चे उसे कहा करते थे। हम देखते हैं कि हम संबंधों को किस तरह से पुकारते हैं। हमारे पिताजी की लगभग की उम्र के जितने भी लोग हमें पिताजी के जन्म स्थान पर मिलते हैं, हम उन्हें चाचा या काका कहकर संबोधित करते हैं। माँ के लगभग की उम्र की महिलाओं को हम दीदी, बुआ, काकी, चाची इत्यादि शब्द से संबोधित करते हैं। दादी के उम्र की महिलाओं को हम दादी शब्द से संबोधित करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम नानी के घर में होते हैं, अर्थात माँ के जन्म स्थान पर होते हैं, तो माँ के लगभग की उम्र की महिलाओं को हमें मौसी या मामी कहकर संबोधित करना होता है। नानी की उम्र की महिलाओं को नानी कहते हैं और पिताजी के उम्र के सभी पुरुषों को हम मौसा या मामा कहकर संबोधित करते हैं। तो लेखक को अपने नानी के गांव में जब जाते हैं तो उन्हें बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, किंतु जैसे गांव के अन्य बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे, ठीक वैसे ही लेखक भी बदलू काका कहकर ही संबोधित करते थे। आगे बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। नीम का वृक्ष घना हो तो वह छाया देता है, तो उसके नीचे बदलू अपना लाख का कारोबार करता था। बदलू बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भट्ठी आग की चिमनी जिसमें आग सुलगता रहे, तो उस पर वह लाख को पिघलाने का काम करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब सलाख क्या होता है? सलाख छरनुमा होता है, पतला छरनुमा किसी चीज को हम सलाख कहते हैं। जैसे कि लोहे की सलाख, लोहा का जो छड़ होता है पतला सा, उसे सलाख कहते हैं। अंग्रेजी में रॉड कहते हैं, हिंदी में सलाख कहते हैं, छरनुमा। तो उस सलाख को पिघलाकर वह पतला छरनुमा लंबा बना लिया करता था बदलू। पुनः क्या करता था? पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती थी और पास में ही मुंगेरी अर्थात लकड़ी का किसी चीज को ठोकने या पीटने के लिए, वस्तुतः धोबी लोग कपड़ा घाट पर धोने के लिए, भारी कपड़ा को धोने के लिए मुंगेरी का प्रयोग किया करते थे। यह देखने में क्रिकेट के बल्ले के समान, क्रिकेट का जो बैट होता है उसके समान होता है, जिसमें एक तरफ पतला पकड़ने वाला और दूसरी तरफ थोड़ा सा मोटा होता है जिससे चोट मारा जाता है कपड़ा पर। तो और लेकिन यह गोल था, जैसा कि रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है, बेलन में दोनों तरफ पकड़ने वाला होता है और लेकिन मुंगेरी में एक तरफ ही होता है और कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां
बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब पूरा आकार ले लेता चूड़ी का तब उस पर बदलू रंग तरह तरह के रंग से रंगा करते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? मचिया टेबल का छोटा सा रूप होता है जो आधा फीट यानी कि लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे बैठने के लिए, जमीन पर बैठने के लिए होता है। यह लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी बाजार में उपलब्ध है, यह मेवाड़ से गुथा हुआ भी होता है। तो इसी पे बैठ के बदलू काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का एक तरह का नशीला धुआं रूपी नशा लेने वाला एक पदार्थ होता है, जैसे कि सिगरेट होता है, ठीक उसी तरह से। सिगरेट के लिए अलग बर्तन नहीं होता है, लेकिन हुक्का का अलग बर्तन होता है जिसमें आग और कुछ नशीला पदार्थ रख के उसका धुआं गांव में कुछ लोग लेते हैं। अब हालांकि इसका प्रचलन नहीं है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में जब नानी के गांव होते तो अधिकतर समय लेखक का बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। क्या कहकर संबोधित करते थे लेखक को? लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वास्तव में जब हम कुछ सृजन करते हैं तो उसे देखने पर जो आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मेरे द्वारा यह किया गया, तो इसकी जो खुशी मिलती है वो अद्भुत होता है। आप भी महसूस करेंगे, आप कोई चित्र बना रहे हैं और वह चित्र बहुत सुंदर आपसे बन गया, जैसा आप कल्पना किए थे वैसा आप बना पाए, तो आप पाएंगे कि अद्भुत खुशी का अनुभव होता है। तो ठीक ऐसे ही बदलू को पूरा चूड़ी तैयार हो जाने के बाद उसे बेलन पे चढ़ा के ऐसे निहारने में लगता था किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई है। वह बेलन नहीं, कलाई है, जिसमें रंग बिरंगे बहुत सारी चूड़ियां रखी हुई है, पहनी हुई है, वह कलाई पहनी हुई है। बदलू मनिहार था, पैसे से मनिहार था। मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने या बेचने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, अर्थात उसका पुश्तैनी, पैतृक यानी पुश्तैनी। बदलू का पिता भी यही व्यवसाय करता होगा। बदलू के दादा परदादा सब इसी व्यवसाय को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था और चूड़ी बनाने में वह निपुण भी था। सुंदर सुंदर उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। उस गांव के ही नहीं, अगल बगल के गांव वाले भी, गांव की महिलाएं भी, स्त्रियां भी ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। पैसे से ना देकर वस्तु विनिमय के तरीके से चूड़ियां वह दिया करता था। वस्तु विनिमय क्या है? सामान के बदले वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय होता है। पहले ऐसा होता था, गांव में कोई किसान है, वह उसके खेत में बहुत ज्यादा धान की उपज है और उसके पास दाल नहीं है, उसने दाल की उपज नहीं किया, तो वह जिसके पास अधिक दाल की उपज है उससे वह दाल लेकर और बदले में उसे अपना धान दे देता था। किसी के पास गेहूं की खेती ज्यादा हो गई तो वह गेहूं देकर और अपनी जरूरत की सामग्री ले लिया करता था। तो इस तरह से सामग्री जिसको जो है वह दूसरों को देकर उससे अपनी जरूरत की पूर्ति, अपनी जरूरत की सामग्री ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय का तरीका था। किंतु आज अब यह प्रचलन में नहीं है। मुद्रा के आविष्कार हो जाने से अब लोग वस्तु का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही करते हैं और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू स्वभाव से सीधा सरल इंसान था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कभी लड़ाई झगड़ा में बदलू को नहीं देखे।
हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना एक मुहावरा है। लोहे लगना यानी कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था उसे मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यही होता है वास्तव में। आप महसूस करेंगे कि मान लीजिए आपके बाल बड़े हो गए हैं और आपको अपना बाल कटवाना है। आप सैलून में जाएंगे, नाई के पास जाएंगे, तो वह बाल को काटने का जो कीमत रखा है वह 50 रुपया है। लेकिन जब आप उसे अपने घर मुंडन या जनेऊ के अवसर पर किसी त्योहार पर बुलाते हैं, तो उस दिन क्या वह 50 रुपया में आपको बाल काटेगा? नहीं, वैसे में वह नेक मांगता है, वह अधिक पैसे उसको चाहिए होता है। और पैसे ही नहीं, उसके लिए बर्तन, उसके लिए कपड़े, तौलिया, गंजी, चादर सब चाहिए। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी के लिए भी कपड़े चाहिए होता। जिद पकड़ लेता, आखिर उनका भी तो नेक बनता है, खुशी खुशी लोग देते भी हैं। तो इस तरह से बदलो भी ऐसे ही स्वभाव का। और ज़्यादातर इस तरह से त्योहारों में अधिकतर लोग जो पेशे से होते हैं, कुम्हार लोग से भी अगर आप किसी त्योहार के नाम पर कुछ बर्तन लेंगे तो वह थोड़ा सा अधिक पैसा लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ तक आए और समय सीमा अब समाप्त होने को है। हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ये इस संस्मरण का कुछ अंश बाकी रह गया है, इसके साथ पुनः मैं उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप इसे गृह कार्य के रूप में इस पूरे संस्मरण को पढ़ेंगे। इसमें जो कठिन शब्द है उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अगली कक्षा में मुझसे पूछेंगे, मैं पुनः आपको बताऊंगी। और इसमें कुछ ठेठ ग्रामीण शब्द, कुछ क्षेत्रीय बोलियां का प्रयोग भी है इस पूरे संस्मरण में, इस कहानी में, जिसे आप शब्दार्थ के रूप में पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। इस कहानी के माध्यम से जो मशीनीकरण पर, आधुनिकीकरण पर लेखक ने जो प्रहार किया है, उनकी इस भावनाओं को हम अगली कक्षा में पुनः समझेंगे। बहुत मज़ेदार है, आगे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज धन्यवाद।